अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में है। तो हमने मुख्तलिफ़ टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा उसका क्विक रिव्यू करेंगे और इंशाल्लाह अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। तो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप हमने पिछले लेक्चर्स में माइक्रोस्कोप के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा था और आज हम क्विक रिव्यू करेंगे। तो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप हम टाइप्स जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ इल्यूमिनेटिंग सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ रेडिएशंस या इल्यूमिनेटिंग सोर्स। तो on the basis of radiations or illuminating source, microscopes are two types, दो टाइप्स हैं। जो विजिबल रेडिएशंस यूज़ करते हैं लाइट के, विजिबल रेडिएशंस, और एक किस्म जो है वो इनविजिबल रेडिएशंस यूज़ करते हैं, इनविजिबल रेडिएशंस या इनविजिबल लाइट यूज़ करते हैं। तो जो माइक्रोस्कोप विजिबल रेडिएशन या विजिबल लाइट यूज़ करते हैं वो तकरीबन चार है। उसमें पहला जो है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। दूसरा जो है पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोप। तीसरा जो है वो है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। तीसरा जो है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है। और चौथा जो है वो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है। जो विजिबल लाइट या विजिबल रेडिएशंस यूज़ करते हैं वो माइक्रोस्कोप तकरीबन चार है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। और जो इनविजिबल रेडिएशन या इनविजिबल लाइट यूज़ करते हैं वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये हाईली एक्सेलरेटेड electrons, beam of electron यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप की वो किस्म है जो इनविजिबल रेडिएशन यूज़ करते हैं। इनविजिबल रेडिएशन मीन हाईली एक्सेलरेटेड बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं। तो माइक्रोस्कोप की अगर हम टाइप्स देखते हैं तो ये जो हमने टाइप्स बयान किए ये हम ऑन द बेसिस ऑफ रेडिएशंस या ऑन द बेसिस ऑफ इल्यूमिनेटिंग सोर्स के थ्रू जो है ना हमने डिवाइड किए। वो माइक्रोस्कोप जो विजिबल लाइट या विजिबल रेडिएशन यूज़ करते हैं उसको हम उसमें जो है ना विजिबल रेडिएशन माइक्रोस्कोप उसको हम कहते हैं। और उसमें जो है ना तकरीबन चार हैं: ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। और वो माइक्रोस्कोप जो इनविजिबल रेडिएशन या इनविजिबल लाइट यूज़ करते हैं उसमें एक माइक्रोस्कोप है और वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो तकरीबन हाईली एक्सेलरेटेड बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने थोड़ा बहुत डिटेल से पढ़ा था ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप तो पहले ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हमने पढ़ा था कि
ये विजिबल रेडिएशन यूज़ करते हैं। विजिबल रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो 350 नैनोमीटर से लेकर 750 या 800 नैनोमीटर तक है उसकी वेवलेंथ। तो ये जो पार्ट है लाइट का 350 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, ये विजिबल रेंज में आता है, और इससे जो ऊपर है ये इनविजिबल रेंज में फिर आता है। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ये माइक्रोस्कोप की वो किस्म है जो विजिबल रेडिएशन जो है ना यूज़ करते हैं, और इसके 3 हिस्से हैं, ये 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। बेसिकली जो उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो 3 हैं। उसमें कंडेंसर है, कंडेंसर, दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, और तीसरा जो है वो ओकुलर ओकुलर लेंस जो है ना, ओकुलर लेंस है। कंडेंसर का काम है प्रोड्यूस लाइट टू illuminate एन ऑब्जेक्ट। कंडेंसर का काम ये है कि ये लाइट को प्रोड्यूस करे, कोन शेप लाइट, प्रोड्यूस कोन शेप लाइट, मीन लाइट को प्रोड्यूस भी करे और उसको फोकस भी करे ऑब्जेक्ट पे। प्रोड्यूस अ कोन शेप लाइट टू इल्यूमिनेट टू फोकस एन ऑब्जेक्ट, ये काम है कंडेंसर का। तो बाज़ों का जो ज़्यादातर माइक्रोस्कोप्स में इस तरह भी होता है कि उसमें कंडेंसर के बजाय जो है ना वो मिरर होती है, और सनलाइट वो ज़्यादातर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जिस तरह ऑप्टिक मीन लाइट, तो उसमें लाइट यूज़ होती है लेकिन सनलाइट यूज़ होती है। तो सनलाइट में उसमें कंडेंसर या उसमें जो है ना ज़्यादातर मिरर यूज़ होती है। और जो इलेक्ट्रिक मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करती है, तो उसी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में फिर जो है ना इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, और वो कंडेंसर का काम करते हैं। वो जो है ना लाइट प्रोड्यूस करके टू एलिमिनेट एन ऑब्जेक्ट, उसका काम यही है। जो सनलाइट यूज़ करते हैं उसमें मिरर होते हैं, और जो इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करते हैं तो उसमें फिर इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं। तो कंडेंसर तो का काम ये है कि ये प्रोड्यूस अ कोन शेप लाइट टू इल्यूमिनेट एन ऑब्जेक्ट। पर ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस होते हैं जो कि स्टेज के ऊपर होते हैं, मतलब जो स्पेसिमेन के नीचे स्पेसिमेन के करीब होता है। मतलब स्टेज पे हमारे साथ ये स्टेज है माइक्रोस्कोप का, तो इस पर एक स्लाइड पड़ा होता है, और जो लेंसेज सैंपल या स्लाइड के करीब हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, वो ऑब्जेक्टिव लेंस है। वो क्या है, वो ऑब्जेक्टिव लेंस है। वो लेंसेज जो कि सैंपल की तरफ, जो कि स्पेसिमेन की तरफ, स्लाइड की तरफ, स्टेज के नज़दीक होते हैं, जो स्लाइड के नज़दीक होते हैं, उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। मीन सिंपल है उसको कि वो लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ पड़े हुए होते हैं, जो ऑब्जेक्ट के नज़दीक होते हैं, उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ये ट्यूरेट है, ट्यूरेट, या इसको हम नोज पीस भी कहते हैं, नोज पीस। और इसके जो ऊपर है इस तरह एक सिलेंडर टाइप होता है, और इसके ऊपर फिर आई पीस होते हैं, जिसमें आई के ज़रिए हम देखते हैं। तो ये आई पीस है। वो लेंस जो आई की तरफ होते हैं उसको हम आई पीस कहते हैं। ये ट्यूरेट है, या इसको हम न्यूज़ पीस पे कहते हैं। इसके साथ जो है ना ऑब्जेक्टिव लेंस अटैच होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस टूवर्ड्स द सैंपल होते हैं, और आई पीस टूवर्ड्स द आई पीस को हम ओकुलर लेंस भी कहते हैं, ओकुलर लेंस। तो ये आई पीस है,
ऑकुलर लेंस उसको हम कहते हैं जो टूवर्ड्स आई की तरफ होते हैं। ये ट्यूरेट है या नोज पीस है, और इसके साथ जो है ना ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस तकरीबन आई पीस में भी 2 आते हैं, और ऑब्जेक्टिव लेंस तकरीबन 4 to 6 होते हैं। तो उसकी मुख्तलिफ मैग्नीफिकेशन है, 4x भी है, 10x भी है, 40x भी है, 100x भी है, 1000x भी है। मुख्तलिफ किस्म के मैग्नीफिकेशन जो है ना उसकी आती है। तो इसमें 2 लेंसेज होते हैं, 4 या 10x या 6x, और इसमें जो है ना 4 to 6 लेंस होते हैं। अब एक है 4x, 10x, 100x, 10x, 40x और 100x। 100x को हम ऑयल एमर्जेंट लेंस भी कहते हैं, ऑयल एमर्जेंट लेंसेज। ये अगर हम 100x के थ्रू जो है ना देखते हैं, तो फिर स्लाइड पे हम जो है ना ये जो सैंपल या स्पेसिमेन हमने बनाए, इसके ऊपर फिर ऑयल हम ऐड करेंगे, जो कि उसको हम कहते हैं सीडर ऑयल। उसका ऑयल को ड्रॉप कतरा करके या एक ड्रॉप करके वो जो है ना ऑब्जेक्टिव लेंस उसको करीब करके जब हम 100x पे देखेंगे तो हम ऑयल भी यूज़ करेंगे। ये क्यों हम यूज़ करते हैं? ताकि हम जो हमारी पास जो सैंपल स्पेसिमेन या स्लाइड और ऑब्जेक्टिव लेंस के दरमियान जो एयर है, वो एयर जो है ना वो ख़त्म हो जाए, वो वैक्यूम जो है ना, वो स्पेस जो है ना वो ख़त्म हो जाए। और असल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात है कि एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, और जो ऑयल हम यूज़ करते हैं उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है। तो जो है ना फॉर क्लियर इमेज हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो इमेज है वो क्लियर हो जाए और उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा हो जाए, और इसलिए हम जो है ना फिर ऑयल ऐड करते हैं। तो 100x हम प्रॉपरली हाईली रिजोल्यूशन या हाईली मैग्नीफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये ऑयल हम क्यों यूज़ करते हैं? तो एक तो ये कि क्लियर इमेज हमें हासिल हो जाए या हाईली रिजॉल्व पिक्चर हमें हासिल हो जाए। लेकिन ये क्यों? असल में जो स्पेस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और स्लाइड के दरमियान जितना फासला होता है, ये वैक्यूम को ख़त्म करने के लिए हम फिर ऑयल ऐड करते हैं, क्योंकि एयर और ऑयल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है। तो उसी वजह से हम ऑयल यूज़ करते हैं ताकि हमें एक अच्छी क्वालिटी वाला इमेज और हाईली रिजॉल्व इमेज जो है ना हमें हासिल हो। तो ये जो है ना ये तो तकरीबन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो हमने डिटेल पढ़ा था। और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर है वो तकरीबन जो रेजोल्यूशन पावर वो तकरीबन 2.2 माइक्रोमीटर है। और जो मैग्नीफिकेशन तो ये तकरीबन 1500x है। और इसके साथ हम यूनिट क्यों नहीं लगाते? क्योंकि मैग्नीफिकेशन हम ये मैग्नीफिकेशन इज़ यूनिटलेस, हैविंग यूनिटलेस, इसकी यूनिट नहीं है, क्योंकि रेशो बिटवीन द सेम थिंग है। ऊपर भी जो है ना रेशो बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो दोनों की यूनिट सेम होते हैं, ऑब्जेक्ट एंड इमेज की रेशो है। तो इसलिए दोनों की यूनिट सेम है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज़ ऑफ द इमेज, तो साइज़ या हाइट हम यूज़ करते हैं तो रेशो सेम चीज़ की रेशो है। तो जब रेशो सेम चीज़ की होती है तो फिर हम यूनिट को कैंसिल करते हैं, तो इसलिए मैग्नीफिकेशन की यूनिट नहीं होती। बाज़ औक़ात लोग पूछते हैं कि मैग्नीफिकेशन के लिए हम यूनिट क्यों नहीं ऐड कर सकते? तो इसलिए हम ये 100x का मतलब ये है कि जो ओरिजिनल साइज़ है उससे 1500 गुना हमें ये इनलार्ज इमेज दिखाती है। और इसके साथ यूनिट हम क्यों नहीं लगाते? वो इसलिए कि जो मैग्नीफिकेशन है वो द रेशो बिटवीन द इमेज हाइट एंड द ऑब्जेक्ट हाइट, तो दोनों की यूनिट सेम है, तो सेम यूनिट जो है ना वो कैंसिल होती है, इसलिए जो है ना इसकी यूनिट नहीं होती। और जितनी भी रेशो होती है, रेशो बिटवीन सेम थिंग्स जो होती है, तो उसमें यूनिट नहीं होती। अब इसके बाद एक ये तो हमने पढ़ा था। अब एक और किस्म का माइक्रोस्कोप बाज़ औक़ात बुक्स में आता है, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। तो ये नाम से ज़ाहिर है कि इन्वर्टेड मीन उलट,
ये अपोजिट ऑफ द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है। चूँकि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में नीचे जो है ना कंडेंसर होता है, कंडेंसर। फिर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में नीचे कंडेंसर होता है, फिर जो है ना इसके ऊपर जो है ना वो स्टेज, फिर जो है ना ऑब्जेक्टिव लेंस, और फिर जो है ना आई पीस। तो उसकी असम्बली कुछ इस तरह है कि पहला कंडेंसर है, फिर स्टेज है, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस है, और फिर आई पीस है। उसकी इस तरह जो है ना असम्बली है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की। लेकिन अगर हम इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप को देख लें तो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप में असल में जो है ना ऊपर कंडेंसर होता है, उसमें कंडेंसर ऊपर होता है, फिर स्टेज होता है, फिर जो है ना ऑब्जेक्टिव लेंस होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस, और फिर जो है ना आई पीस होती है। तो उसकी असम्बली जो है ना बिल्कुल उलट है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का अगर हम उसकी असम्बली को उलट करें तो उसको हम फिर इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप बनती है। और इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, फर्स्ट इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप जो है ना, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप ये डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड या डेवलप्ड या डिस्कवर्ड बाय जे लॉरेंस स्मिथ, जे लॉरेंस स्मिथ इन 1850। तो फर्स्ट इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जे लॉरेंस स्मिथ, और 1850 में उन्होंने फर्स्ट इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड की थी। और इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप बिल्कुल उलट है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में कंडेंसर नीचे होता है, फिर स्टेज होता है, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, फिर आई पीस होता है। आई पीस बिल्कुल ऊपर होता है। जो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप है उसमें पहला जो है ना ऊपर कंडेंसर होता है, फिर नीचे उससे के साथ स्टेज है। और स्टेज जो है ना उसका ज़्यादातर स्टेज जो है ना फिक्स होता है। अगर स्टेज को ज़्यादा जो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप है उसमें स्टेज फिक्स होता है, लेकिन फिर भी अगर हम फोकस करने के लिए और स्टेज को फिक्स करने के लिए ताकि हमें अच्छी क्वालिटी वाले इमेज जो है ना हासिल हो और क्लियर इमेज हासिल हो, तो उसको फिर हम वो एडजस्टिंग नॉब्स के ज़रिए फिर हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव कर सकते हैं। फाइन एडजस्टमेंट और कोर्स एडजस्टमेंट वो नॉब्स होती है। फिर जो है ना स्टेज के नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस, और ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे आई पीस होती है। तो इसकी इस ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप में सिर्फ ये फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। लेकिन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में आई पीस ऊपर होता है और कंडेंसर नीचे होता है, और इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप में कंडेंसर ऊपर होता है और आई पीस नीचे होता है। फिर जो है ना फिर ये दूसरी बात ये है कि इन्वर्टेड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में स्टेज के ऊपर ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं, और इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप में स्टेज के नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। तो ये जो है ना ये असम्बली इस तरह है। फिर इसके बाद जो है ना हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमने पढ़ा भी है कि ये इनविजिबल रेडिएशन यूज़ करते, इनविजिबल रेडिएशंस यूज़ करते, और वो इनविजिबल रेडिएशंस असल में हाईली एक्सेलरेटेड बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तकरीबन अब अगर हम इसके हिस्ट्री पे जाएं तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डी ब्रॉगले, डी ब्रॉगले, डी ब्रॉगले। ये फिज़िक्स था, ये फ़िज़िक्स से ताल्लुक़ इनका था, ये फ़िज़िक्स का साइंटिस्ट था, उसका नाम था डी ब्रॉगले। इन्होंने 1924 में, 1924 मतलब 1924 में उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एसोसिएटेड विद वेव, electrons are associated with waves, means
वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगले ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एक वेव बनाती है। जिस तरह हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर डुअल इन नेचर, इलेक्ट्रॉन्स वेव भी शो करती है और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी शो करती है। तो डी ब्रोगले एक फ़िज़िक्स था जिन्होंने 1924 में ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जब हाईली, वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो तो उसके पास तो एनर्जी होती है और वो जो है ना रिवॉल्यूशन करती है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो वो एक वो वेव नेचर होती है, इलेक्ट्रॉन की एक वेव नेचर है। ये वेव नेचर के बारे में डी ब्रोगले जो है ना ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करता था और उन्होंने ये बात 1924 को कही थी। और उसके बाद ये बात को प्रूव करने के लिए लेटर ऑन इन 1927 1927 को एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, दो साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर। इन्होंने प्रूव किया लेटर ऑन इन 1927, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उन्होंने प्रूव किया था, प्रूव्ड द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद वेव्स, ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात कही थी डी ब्रोगले ने और 1924 में उन्होंने कही थी। 1927 में डेविसन एंड जर्मर, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट की और उन्होंने प्रूव किया कि ये हाँ बिल्कुल सही है, वेव नेचर इलेक्ट्रॉन जब हम हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वेव की नेचर इख्तियार करती है, वो वेव की शक्ल में जो है ना वो वेव बनाती है। और ये एक्सपेरिमेंट जो है ना उन्होंने की और कंफर्म भी की थी। ये एक और साइंटिस्ट था 1926 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हैंस बोश जो है ना उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस जो है ना फर्स्ट टाइम डेवलप की थी। तो 1926 में हैंस बोश जो है ना उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस जो है ना उन्होंने डेवलप की थी, उन्होंने डिस्कवर की थी। जो डी ब्रोगले ने 1924 में जो बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना एसोसिएट विद वेव नेचर्स, तो उन्होंने फिर ये डेविसन और जर्मन के एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी हो गया था और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स वेव नेचर के साथ साथ उसकी जो वेव लेंथ होती है उसकी, ज़ाहिर है उन्होंने तो ये बात कही थी 1924 में कि डी ब्रोगले जो फिज़िक्स था उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन इज़ अ वेव नेचर जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स की है। तो उन्होंने कहा कि उसकी वेवलेंथ जो है ना, जो हम लैम्डा के ज़रिए हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कहता है कि उसकी वेवलेंथ जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो वेव्स होती है, वो रेडिएशंस होती है जिसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह हम कहते हैं कि वेव्स टू टाइप्स है, एक मैकेनिकल वेव्स है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती और मैकेनिकल वेव्स जो है ना जिस तरह साउंड वेव्स है उसके लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। जिस तरह वाटर वेव्स है तो उसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स जो वेव नेचर सपोर्ट करती है वो वेव नेचर उसकी वेवलेंथ जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। और उसी के लिए फिर 1926 में हैंस बॉश जो है ना उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज पर दरियाफ्त की। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होते हैं और इसकी वेवलेंथ जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है और ये इसके लिए फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं। तो ये एक डिफरेंस भी है कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या फ़र्क है। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में जो है ना वो ग्लास लेंस, सिंपल ग्लास लेंस जो है ना वो यूज़ होते हैं और उसमें जो है ना सोर्स जो है ना वो लाइट यूज़ होती है। और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज़ होते हैं, मतलब हाईली एक्सेलरेटेड बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें जो लेंस यूज़ होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस जो है ना वो यूज़ होते हैं।
अब बात ये आती है कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन जो है ना वो कम होती है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन ज़्यादा होती है। तो हमने एक फिनोमेना पढ़ा था, जो हमने कहा था कि रिजोल्यूशन जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की। अब जो लाइट है उसकी वेवलेंथ तकरीबन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ तकरीबन 100,000 टाइम्स जो है ना वो कम है बनिस्बत लाइट की। लाइट इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ जो है ना वो 100,000 टाइम्स लाइट की वेवलेंथ से कम है। तो ज़ाहिर है जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ना वो इलेक्ट्रॉन बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करती है और लाइट माइक्रोस्कोप लाइट यूज़ करती है, तो लाइट की रेडिएशन ज़्यादा है जो विजिबल रेंज में आता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ना हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन यूज़ करती है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में आता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ जो है ना वो कम होती है। तो हमने पढ़ा कि जितना वेवलेंथ कम होगी उतनी रिजोल्यूशन ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन क्यों ज़्यादा है, तो आपको ये बात अब समझ आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन इसलिए ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हाईली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज़ होते हैं जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है बनिस्बत लाइट की विजिबल रेंज की। तो इसलिए इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। वेवलेंथ कम होगी तो पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी, जब पेनिट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी, इमेज जो है ना वो ज़्यादा क्लियर होगा। अगर लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो पेनिट्रेशन कम होगी, जब पेनिट्रेशन कम होगी तो रेजोल्यूशन कम होगी। तो रेजोल्यूशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। इसके बाद जो है ना टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कितने टाइप्स है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स है, जो मेन टाइप्स है जो हम ज़्यादातर एफएससी के लेवल पे पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है, पहला जो है ना वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और दूसरा जो है ना वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो TEM मींस ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप असल में जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये मॉडिफाइड फॉर्म है ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। असल में जो एक्चुअल फॉर्म है वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जिस तरह हम नाम को अगर देख ले कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसमिट होती है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसकी हम रिजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन देखते हैं तो हम इस पे जो है ना बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना इसको हम प्रोजेक्ट बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, तो बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं हमें जो है ना कैथोड से। और कैथोड असल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कैथोड हम जो है ना टंगस्टन फिलामेंट यूज़ करते हैं, टंगस्टन फिलामेंट। सो बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैथोड से, और कैथोड जो है ना टंगस्टन फिलामेंट से बनी हुई होती है जिसको हम इलेक्ट्रॉन गन भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गन। और वो वोल्टेज के साथ कनेक्टेड होती है। तो इलेक्ट्रॉन गन से हमें बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हासिल होते हैं। वही बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हम प्रोजेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट पे। उस ऑब्जेक्ट पे ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो ये बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हाईली एक्सेलरेटेड होते हैं, हाईली एक्सेलरेटेड। तो ज़ाहिर है एक्सेलरेटेड, हाईली एक्सेलरेटेड मीन इसके साथ एनर्जी ज़्यादा होगी। तो एनर्जी ज़्यादा होगी, इसके जो वेवलेंथ है वो बहुत शार्ट होगी, तो उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी। ये ऑब्जेक्ट से पेनिट्रेट होगी। जब ऑब्जेक्ट से पेनिट्रेट होगी तो हमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इंटरनल जो जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम इजीली ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि सेल में इंटरनली क्या मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस होती है,
साइटोप्लाज्म होती है, उसमें मुख्तलिफ़ आर्गेनील्स होती है। तो अगर हम देखना चाहते हैं सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहते हैं तो हम फिर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो हमारे पास जो बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाईली एक्सेलरेटेड होते हैं। वो हमें इलेक्ट्रॉन गन से हासिल होते हैं। इलेक्ट्रॉन गन के साथ टंगस्टन फिलामेंट कनेक्टेड होता है, जो कि कैथोड का रोल अदा करते हैं, और वही से जो है ना हमें बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हासिल होते हैं। वो बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हम प्रोजेक्ट करते हैं पास होते हैं ऑब्जेक्ट से, और वो जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर हमें तो पूरा डिटेल से जो है ना उससे हम देख सकते हैं। और ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन जो है ना हमारे पास 2 डायमेंशनल इमेज जो है ना वो प्रोवाइड करती है। हम इससे 2 डायमेंशनल इमेज देख सकते हैं, मतलब जी इमेज जो है ना इसकी 2 डायमेंशनल होती है। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाम से ज़ाहिर है कि ये पेनिट्रेशन नहीं होती, क्योंकि इसमें जो बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इतनी हाईली एक्सेलरेटेड नहीं होते। इसमें जो है ना कुछ बैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के सामने, तो उस बैरियर्स की वजह से उसकी एनर्जी जो है ना कम पड़ती है, और उसकी वजह से वो पेनिट्रेशन जो है ना उसकी बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग लो एनर्जी, तो लो एनर्जी की वजह से उसकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। वो ऑब्जेक्ट के सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है, वो इस तरह रिफ्लेक्ट होता है, इस तरह। तो ये सिर्फ हमें एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताती है। तो ये सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो है ना हम इसके साथ स्टडी कर सकते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर हम सेल को एक्सटर्नली जो है ना स्टडी करना चाहते हैं तो हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, और अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहते हैं तो हम फिर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन में जो है ना ये हमें 3D इमेज प्रोवाइड करती है, और वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 2 डायमेंशनल इमेज हमें प्रोवाइड करती है। और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जितने के ज़ाहिर है इसकी जो है ना पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी, तो पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा तो रिजोल्यूशन ज़्यादा होगी। तो इट मींस कि इसकी रिजोल्यूशन पावर 0.35 नैनोमीटर मींस रिजोल्यूशन। हमने पहले भी पढ़ा था कि रिजोल्यूशन टू क्लियर एन इमेज, मतलब ये दो ऐसे पॉइंट जो हमें आम आंखों से एक पॉइंट नज़र आते हैं, या उसके जो दरमियान का फासला है वो बहुत ज़्यादा कम है, जो हम आम आम तौर पर जो है ना आंखों से हमें दिखाई नहीं देती, उसमें हम डिफरेंस नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम उसको जो है ना उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि नहीं ये 2 पॉइंट्स है और इसके दरमियान फासला है। तो इमेज क्लियरेंस जो है ना वो उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं सिंपली। कि अगर हमसे कोई पूछे कि रेजोल्यूशन क्या क्या चीज़ है या हम किस तरह डिफाइन करेंगे, तो रेजोल्यूशन मीन टू क्लियर इन इमेज। जिस तरह जितना हमें इमेज क्लियर होगा मींस इसकी रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा है। तो इतनी कम फासला भी अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान हो तो ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब इतनी माइन्यूट डिटेल्स भी हमें प्रोवाइड करती है। और उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है, तो मैग्नीफिकेशन पावर जो है ना वो तकरीबन 100,000 से ज़्यादा है, मतलब 1,00,000 गुना से ज़्यादा। मतलब एक्स मीन ओरिजिनल साइज़ से 1,00,000 गुना वो जो इमेज प्रोवाइड करती है वो ज़्यादा होती हैं, लार्ज होती है। मैग्नीफिकेशन मीन एनलार्जमेंट एंड रेजोल्यूशन मीन टू क्लियर इमेज। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़ाहिर है वो कम है, वो तकरीबन इसकी रेजोल्यूशन पावर जो है ना 10 नैनोमीटर है, 10 नैनोमीटर। तो ये पॉइंट्स में हमें बता दी, लेकिन ये पॉइंट्स में नहीं है, इसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो कम है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा है लेकिन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कम है। तो ये थोड़े बहुत डिटेल थे माइक्रोस्कोप्स के बारे में कि माइक्रोस्कोप के टाइप्स कितने हैं, माइक्रोस्कोप के टाइप्स हम किस बेसिस पे इसके टाइप्स बनाते हैं, तो हमने बहुत डिटेल से पढ़ा। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गई होगी, और इंशाल्लाह अगर कुछ आपके कुछ सवालात है, क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट्स में भी जो है ना वो कमेंट्स करें, और ऑन इनबॉक्स में भी मैसेज आप कर सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, हमारे फेसबुक
पेज को फॉलो भी करें और हमारे जो यूट्यूब चैनल है साइंस एकेडमी के नाम से उसको भी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो जज़ाकल्लाह।